स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज हम आईटीबीपी की भर्ती के लिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन आप जानते हो, एक एक्टो एंडोपैरासाइट ड्रग है। एक ब्रीड है डॉग की जिसका नाम है कुली। कुली जो ब्रीड है, ये लिखा हुआ है इसमें, नहीं दी जाती है, प्रतिबंधित है। क्यों नहीं दी जाती है? तो कुली ब्रीड में आइवरमेक्टिन नहीं देने का कारण क्या है? एक जीन जो कि एमडीआर कहलाती है, मींस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जीन होती है। एमडीआर फर्स्ट जीन, इसका उत्परिवर्तन होता है इसमें। तो ये आंसर हो गया इसमें। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुली ब्रीड जो होती है वो आयरमेक्टिन के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है। और वैसे आयरमेक्टिन देने से डॉग्स में कई बार ओवरडोज हो जाती है, डलनेस, डिप्रेशन, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेशन तेज तेज करने लग जाता है डॉग। तो कुली ब्रीड के जो आयरमेक्टिन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आयरमेक्टिन को कुली डॉग की नस्ल में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस के बारे में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, ये फ्लेवी वायरस है। नहीं भाई, ये फ्लेवी वायरस नहीं है, ये लाइसा वायरस है। ये कौन सा वायरस है? लाइसा वायरस। मतलब ये आंसर नहीं है। लाइसा वायरस कह दो या फिर रेब्डो वायरस कह दो। रेब्डो वायरस या फिर लाइसा वायरस। रेब्डो। अगला है एरोसोल द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। एरोसोल ज़्यादा ट्रांसमिशन के लिए जरूरी नहीं है। एरोसोल्स हो, जो मेन जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो डॉग बाइट या फिर एनिमल बाइट से होता है। मींस लार से, सैलाइवा से वुंड के अंदर कांटेक्ट होने से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये भी नहीं बैठा, यानी ये दोनों नहीं बैठे। अगला है, यह एक रिवर्स जूनोसिस है। तो ये रिवर्स जूनोसिस क्या होता है? रिवर्स जूनोसिस का मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मानव से उल्टी पशुओं में लग जाती है। देखिए, जूनोटिक बीमारियां वे बीमारियां होती हैं जो पशुओं से मानव में आ जाती है। और रिवर्स जूनोसिस का मतलब हो गया, कई बार कुछ बीमारियां मानव के संपर्क में आने से पशुओं में फैल जाती हैं। जैसे मानव के एक्सक्रीटा के संपर्क में आने से या मानव के स्रावों के संपर्क से पशुओं में कई सारे वायरसेस ट्रांसमिट हो जाते हैं। या फिर जैसे डेंगू वायरस है, या फिर कुछ वायरसेस हैं। अब रिवर्स जूनोसिस को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको पहले जो टर्म दी गई थी वो एंथ्रोपो जूनोसिस कहा गया था, लेकिन आजकल इसको जू एंथ्रोपोनोसिस कहा जाता है। जू एंथ्रोपोनोसिस मतलब मानव द्वारा जानवरों में बीमारी फैलना। तो रिवर्स जूनोसिस तो ये क्लियर कट नहीं है। हाँ ठीक है, रेबीज मानव से कुत्ते में फैल सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। ऐसी कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, ज़्यादातर मानव में ये फैलती है। अगला है, अन्य गैर मानव जानवरों की तुलना में कुत्तों में लकवाग्रस्त रेबीज होने की संभावना है। इज मोर लाइकली टू काज पैरालाइटिक रेबीज इन डॉग्स। ये बात सही है कि जो रेबीज की जो फ्यूरियस फॉर्म होती है, देखिए रेबीज की दो फॉर्म होती है, एक तो डम्ब फॉर्म और एक फ्यूरियस फॉर्म। तो फ्यूरियस फॉर्म में डॉग में आती है ये, और डॉग में इसमें क्या हो जाता है, लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है। तो डॉग में ये ज्यादा फ्यूरियस फॉर्म में आती है, तो डॉग में पैरालिसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें आंसर हो गया फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है ये तो, छोटा सा, घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। ये तो हॉर्स में होती है। 62 की बात करें तो ये होती है गधे में यानी डंकी में। और 60 की बात करें हम तो 60 होती है गाय में, और गरीब की गाय यानी गोट में, बकरी में। तो यहां पर क्वेश्चन ये आ गया। लेकिन आजकल पैटर्न थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन पूछने का। जैसे पूछ लिया जाए कि घोड़ी के ओवम में या अंडे में, ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए घोड़ी के ओवम पूछ ले या फिर घोड़े का स्पर्म पूछ ले, यहां पर 2n इज इक्वल टू 64 है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 32। या गुणसूत्रों को पूछने का दूसरा तरीका हो गया आजकल, सहलग्न समूह की संख्या पूछ ली। सहलग्न समूहों की संख्या, तो इस तरह से भी पूछ सकता है लिंकेज ग्रुप्स कितने बनेंगे। तो जैसे इसमें हम सहलग्न समूह देखें घोड़े में तो 32 हो गया। स्पर्म में पूछ ले या फिर ओवम में पूछ ले या जाइगोट में पूछ ले या शरीर की कोशिका में कितने। तो शरीर की कोशिका में क्या होते हैं आपको पता है, गुणसूत्र 2n होते हैं। ये तो जाइगोट में या शरीर की कोशिका में होते हैं। और n जो होते हैं ये युग्मकों में होते हैं। युग्मक मतलब गैमेट। अब युग्मक दो तरह के होते हैं आपको पता है, एक तो नर युग्मक जिसे हम कहते हैं स्पर्म या शुक्राणु, और मादा युग्मक जिसे कहते हैं अंडाणु। अंडाणु तो इनमें होते हैं एन एन। और यदि पूछा जाए कि उसकी कोशिका में तो 2n हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैंडर रोग से संबंधित असत्य कूट का चयन करें। ग्लैंडर्स एक घोड़ों का रोग है। सबसे बड़ी बात तो के बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले, GLANDER। ग्लैंडर्स घोड़ों का रोग है। अब घोड़ों का है तो इक्विडी फैमिली का है, तो गधों का भी है और खच्चरों का भी है, यानी कि ये इक्विडी फैमिली का ये। तो अगर खच्चरों में है तो फिर जेब्रा में भी है। तो ये सारे एक ही कुल के जानवर हैं। ग्लैंडर रोग जो होता है एक जीवाणु से होता है घोड़े में, और उस जीवाणु का नाम है बर्खोडेरिया मेलियाई। बर्खोडेरिया मेलियाई, या फिर इसको मेलियोमाइसिस मेलाई भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया का जो पुराना नाम है वो है मेलियोमाइसिस मेलाई। और देखिए जो नाम है मेलाई, इससे हम एक और चीज निकालते हैं कि इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है मेलिन टेस्ट। इस बीमारी के परीक्षण के लिए MELLIN मेलिन टेस्ट किया जाता है इसकी डायग्नोसिस के लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यह घोड़ों का एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, यानी गलत बात पूछ रहा है। ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट 1899 में आया, ठीक है, अंग्रेजों के समय आया था अपने देश में। और इस एक्ट की खास बात यह है कि इस एक्ट के अनुसार यदि कोई भी घोड़ा या अश्व वंश का कोई भी जीव, कोई भी जानवर इस रोग से पीड़ित दिखाई देता है या कहीं पाया जाता है, चिकित्सकीय जांच में कहीं ये बीमारी पाई जाती है या डायग्नोसिस में देखने को मिलती है कहीं भी, तो इस प्रकार के घोड़ों को तुरंत मृत्यु दी जाती है और उन्हें दफना दिया जाता है गवर्नमेंट की देखरेख में। तो इस प्रकार के घोड़ों को कहीं भी पब्लिक प्लेस पर ले जाने की के लिए रोक होती है, सरकार की रोक होती है। ये एक्ट बना हुआ है। तो चूंकि अंग्रेजों के समय घोड़ों का ज्यादा प्रचलन था, उस समय इतने व्हीकल्स नहीं थे, तो घोड़ों से ही ज्यादातर ट्रेवलिंग होती थी और भीड़ भाड़ में घोड़े ज्यादा जाते थे। आजकल भी जो घोड़े शादियों में ले जाते हैं उनके लिए भी ये प्रतिबंधित है। ये बीमारी जूनोटिक है, मानव में फैल जाती, इस वजह से इस प्रकार की घोड़ियों को शादियों के अवसर पर या फिर कोई धार्मिक अवसर पर नहीं ले जा सकते। अगला है ग्लैंडर्स को मेलस या मोरवे भी कहते हैं। ये भी बात सही है भाई। देखिए
यहाँ पर मेलियाई है या मेलिन है या मेलस है, मेलस बीमारी भी कहते हैं इसको, ये भी सही बात है। इसके लिए मोलिस्ट, ये गलत बात है, ये आंसर इसका ये हो गया। इसके लिए मोलिस टेस्ट किया जाता है, मोलिस नहीं किया जाता इसके लिए मेलिन टेस्ट किया जाता है, मेलिन। और ये मोलिस किसके बारे में कह रहा है, मोलिस जो टेस्ट किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए, कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए पहला टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। जैसे प्रोटीन की जांच के लिए होता है बायूरेट टेस्ट, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है मोलिस टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट होता है शुगर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ों में रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? तो गुड़ों में कमी होती है श्वसन दर, क्योंकि आपको पता है गुड़ों की जो चेस्ट या थोरेसिक कैविटी होती है वो बड़ी होती है अन्य जानवरों से, अन्य जानवरों से थोरेसिक कैविटी बड़ी होती है। तो देखिए इसमें इसका प्रमाण क्या है बड़ी होने का, कि जैसे गाय में जो पसलियों की संख्या होती है वो होती है 13 जोड़ी, और कुत्ते में भी पसलियों की संख्या होती है वो भी होती है 13 जोड़ी। मानव में जैसे हम देखें तो ये 12 जोड़ी, तो इस तरह से 12-13 जोड़ी हो गए। लेकिन घोड़े में जो पसलियां होती हैं वो होती हैं कितनी, 18 जोड़ी। यानी हम शरीर के अनुपात में देखें तो घोड़े की जो थोरेसिक कैविटी है यानी वक्षीय गुहा है अन्य जीवों की तुलना में बड़ी है। अब वक्षीय गुहा बड़ी हो गई तो इसके अंदर जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो भी बड़े बड़े हो गए। अब फेफड़े बड़े हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों फेफड़ों के बीच की जो जगह होती है वो मीडिया स्टाइनम कहलाती है, और मीडिया स्टाइनम जगह पर क्या होता है, हार्ट, तो घोड़े का हार्ट भी बड़ा हो गया, यानी कि ये एरिया बड़ा हो गया। ज्यादा बड़े लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन ले जाएंगे, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले जाएंगे तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और बार बार पेंटिंग जैसी कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए घोड़ा लंबी दूरी तक रेस कर लेता है क्योंकि उसकी वक्षीय गुहा बड़ी होती है। और अन्य अनुकूलन में आपको बताऊं, एक तो इसकी जो मसल्स होती है इनमें मायोग्लोबिन खूब होता है और वो ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को उपलब्ध करवाता है पेशी कोशिकाओं को, क्योंकि मसल्स काम करती है। जब घोड़ा दौड़ता है लंबी दूरी तक तो मसल्स काम करती हैं, मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। तो चेस्ट कैविटी भी बड़ी और हार्ट भी बड़ा और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेता है, इसलिए अगर पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट देखें तो वो कम होती है। छोटा जीव जो होता है, शरीर का बॉडी सरफेस एरिया छोटा होता है या कम होता है, या फिर कम वेट वाला जानवर होता है, उसकी जो श्वसन दर है वो ज्यादा होती है। हार्ट रेट और श्वसन दर दोनों ज्यादा होती है, और हार्ट रेट जो होती है वो श्वसन दर की लगभग 4 गुना होती है। तो इसमें आंसर हो गया 8 से 12। नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में कहेंगे NERC, ये कहाँ है, ये है हिसार में। तो आंसर इसमें हो गया हिसार। देखिए 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, आपसे कोई पूछे कि मखदूम में क्या है, तो मखदूम में आपको पता है मखदूम जो गांव है, एरिया है, वो फराह या फिर आगरा जो है, आगरा में यमुना के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है आगरा, और यहाँ पर बकरी का अनुसंधान केंद्र है, यानी CIRG स्थित है, गोट का, जो ICR के अधीन है। और यहाँ पर कौन सी नस्ल की बकरी ज्यादा पाली जाती है, यहाँ पर जमुना पारी, जमुना के पार जमुना पारी। झांसी में क्या है ये भी देख लेते हैं, झांसी में इचीफ्री है, IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रेजिस्टेंस इंस्टीट्यूट झांसी, और ये झांसी कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वही झांसी की रानी वाला झांसी। अगला मेरठ, मेरठ में अपने वेटनरी का कौन सा अनुसंधान है, यहाँ पर कैटल का है, गाय का, गाय का ICR के अधीन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, मेरठ में। तो यहाँ पर NERC की बात हो रही है तो ये है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की स्केपुला में कौन सा प्रवर्ध अनुपस्थित होता है? देखिए भाई, स्केपुला जो बोन होती है वो इस प्रकार से त्रिकोणाकार रूप में स्थित होती है,
आगे की ओर नीचे की ओर झुकी हुई हड्डी है और फ्लैट बोन है, एक चपटी हड्डी है। तो कौन सा प्रवर्ध नहीं पाया जाता इसमें? एक्रोमियन प्रवर्ध होता है भाई स्केपुला में, जो घोड़े में अनुपस्थित होता है। घोड़े की स्केपुला में ये एक्रोमियन प्रवर्ध है, ये एब्सेंट होता है। और घोड़े की स्केपुला को, ये जो स्केपुलर स्पाइन है जो इसकी लेटरल सरफेस में होता है, वो 1:2 में बांटता है। ये तो हॉर्स में पाया जाता है। और अगर हम उसकी बात करें ऑक्स की, तो 1:3 अनुपात जो होता है ये होता है ऑक्स में, बैल में। और कुत्ते की बात करें तो ये स्केपुलर स्पाइन इस स्केपुला की बाहरी जो सतह या लेटरल सरफेस होती है उसको 1:1 में बांटता है, किसमें? डॉग में। तो हम और जनरल बात करें इसमें कोरेकोइड प्रवर्ध भी में कुत्ते की स्केपुला में कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। ये कोरेनोइड प्रवर्ध तो इसमें होता ही नहीं है, तो मैंडिबल में होता है कोरेनोइड तो। हाँ, कोरेकोइड ये वाला प्रवर्ध होता है, ये डॉग में अनुपस्थित, डॉग की स्केपुला में अनुपस्थित होता है। ये दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कोरेनोइड वाला जो होता है ये मैंडिबल में पाया जाता है भाई, ये स्केपुला में नहीं होता, ये मैंडिबल में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्रोमियन प्रवर्ध, जो कि घोड़े में बिल्कुल नहीं पाया जाता, लेकिन सुअर में ये अवशेषी रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कूट का चयन कीजिए, यानी गलत बात कौन सी है? पालतू पशुओं में प्रजनन दर सर्वाधिक घोड़े की नहीं होती भाई। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो गलत लग रहे हैं, तो हम यहाँ क्वेश्चन को सेट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे कम कर देते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन सही हो गया। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, असत्य, असत्य ऑप्शन एक ही मिलेगा। पालतू पशुओं में प्रजनन दर सबसे कम घोड़े की होती है। ठीक बात है भाई, जैसे हम बकरी की, भेड़ की, इनकी तुलना करें तो गाय की, भैंस की, तो घोड़े की प्रजनन दर कम होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। घोड़े में 7 कार्पल अस्थियां पाई जाती है, ठीक है। घोड़े का स्टर्नम नाव या बोट शेप होता है, ठीक है। घोड़ी में जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता नहीं, जोनरी नहीं पाया जाता, तो ये वाला ही असत्य हुआ। अब इस हिसाब से तो जोनरी प्लेसेंटा होता है वो बीच में होता है, यानी कुतिया में होता है, या मांसाहारी स्तनधारियों में होता है, मांसाहारी स्तनधारियों में होता है। घोड़ी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो होता है एपिथीलियो कोरियल, एपिथीलियो कोरियल, एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? ये वाला, ये गलत है भाई, घोड़ी में जोनेरी प्लेसेंटा। ये वाला जो दंत सूत्र है वो किस जानवर का है? अब देखिए कई बार ये वाला दंत सूत्र वैसे ये घोड़ी का हुआ, लेकिन कई बार यहाँ पर कैनाइन अनुपस्थित होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया जो डेंटल फॉर्मूला है वैसे घोड़ी का हो जाएगा। और घोड़े के डेंटल फॉर्मूला में यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार यहाँ और मिल जाएगा आपको, यानी 40 या 42 दांत इसमें घोड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधिया किए गए घोड़े को क्या कहा जाता है? बधिया किए गए घोड़े को जेल्ड या जेल्डिंग कहा जाता है। आंसर है जेल्ड, या कभी कभी आपको जेल्डिंग भी मिल जाए। अगला ऑप्शन आपको कैपन, तो कैपन क्या होता है? जो मुर्गा होता है, बधिया मुर्गा, उसको बोलते हैं कैपन। बधियाकृत मुर्गे को हम कैपन बोलते हैं। और मुर्गे को बधिया करने की क्रिया, यानी कैस्ट्रेट करने की क्रिया, बधिया मतलब कैस्ट्रेट करने की क्रिया को कहते हैं कैपोनाइजेशन, कैपोनाइजेशन। और कैपोनाइजेशन कई विधियों से किया जाता है, जैसे केमिकल विधियां भी होती है कई। नेक्स्ट है स्टीयर, स्टीयर जो बुल्स होते हैं उनको किया जाता है, जो मेल काऊ या फिर कैटल
इसको किया जाता है मांस के लिए, जो पाले जाते हैं, स्पेशली मांस के लिए पाले जाते हैं। किसके लिए? बीफ के लिए। उन नर नर बुल्स को क्या कर दिया जाता है? कैस्ट्रेट कर दिया जाता है। तो उनको बोलते हैं हम स्टीयर। बुलॉक किसको बोलते हैं हम? जो खेती के काम में लेने के लिए बुल्स को हम कैस्ट्रेट करते हैं और उन्हें क्या बनाते हैं? जैसे कोई बुल है, इसको या तो आरंभिक अवस्था में क्या कर दिया? कैस्ट्रेट कर दिया। बुल के कैस्ट्रेशन से क्या बनता है? बुलॉक। अब कैस्ट्रेशन करने से क्या फायदा होता है? जैसे यहाँ पर मीट वाले जानवर में तो मीट में जो दुर्गंध आती है या फिर बैड ऑर्डर आती है, वो हार्मोन्स की वजह से आती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो बाई प्रोडक्ट शरीर में होते हैं उनके कारण स्मेल आती है। जैसे बकरे के अंदर बदबू आने लग जाती है लेटर स्टेज में, इसलिए आरंभिक अवस्था में इनको कम एज में ही क्या कर देते हैं? कैस्ट्रेट कर देते हैं। बाद में जब इनके टेस्टिस डेवलप होने लगते हैं, टेस्टिस में लेडिंग सेल्स है जिनके जिनसे क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। अभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मीट के अंदर क्या आ जाती है? गंध आ जाती है, स्मेल आ जाती है। इस वजह से इस प्रकार के। और दूसरा कारण है मांस वाले जानवरों की फास्ट ग्रोथ होना। यदि उन्हें हम कैस्ट्रेट कर देते टाइम पर, तो चूंकि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेटाबॉलिक रेट के लिए जिम्मेदार होता है, उपापचयी दर के लिए। यदि टेस्टोस्टेरोन प्रचुर मात्रा में है तो शरीर का वेट ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, जो कि बॉडी को मूवमेंट में रखता है और इसकी सारी गतिविधियों के लिए, फास्ट गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, यानी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर रखता है। और जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई है तो वेट ज्यादा गेन नहीं हो पाता। तो जब जब कैस्ट्रेट कर दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी आने लगती है तो शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है और एनर्जी लॉस कम होता है। इस वजह से वेट गेन अच्छा होता है, जानवर का वेट फटाफट बढ़ता है कैस्ट्रेट करने से। और यहाँ पर बुल को जो कैस्ट्रेट किया, इसका फायदा ये मिलता है कि इसका जो स्वभाव है बुलॉक का, क्योंकि आपको पता है बुलॉक को काय में लिया जाता है? काम में, खेती के काम में। खेती के काम में लिया जाता है, तो इसका जो स्वभाव है ये कैसा हो जाता है? विनम्र। विनम्र और मेहनती स्वभाव का हो जाता है, ये डॉसाइल हो जाता है। तो जो खेती में काम में लिए जाते हैं उनको कैस्ट्रेट करने से जो बनते हैं वो बुलॉक होते हैं। बुल को कैस्ट्रेट करने से क्या बनते हैं? बुलॉक। और शुरुआती अवस्था में ही कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ट्विच किस जानवर को नियंत्रित करने वाला उपकरण है? तो देखिए, ट्विच घोड़े में काम में लिया जाता है। घोड़े की नाक के एक जैसे रस्सी है, उस रस्सी का जो एक छड़ होती है, इस छड़ी के अग्रभाग में इस प्रकार का लूप होता है। इस लूप को घोड़े के जो मजल है, सॉफ्ट पार्ट होता है, इसको उसमें लेकर के उसे टाइट किया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे नोज वाले एरिया में, उसके मजल वाले एरिया में क्या होता है? पेन होता है। क्योंकि आपको पता है मजल में काफी नर्व सप्लाई होती है, तंत्रिका सप्लाई होती है, इसलिए यहाँ पर पेन होता है। और पेन होता है तो जानवर उसी दिशा में, जिस दिशा में आप घुमाते हो, उसी दिशा में वो उस आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि उसके दर्द होता है। आपने देखा होगा नाक के अंदर जो रिंग डालते हैं, बुल नोज रिंग, बुल के नेजल सेप्टम में, इतनी सी नोज में, इतनी सी एरिया से वो बुल जो है उसके मालिक की बात को मानता है। क्यों? क्योंकि जब उस बुल नोज रिंग को थोड़ा टाइट किया जाता है तो पशु उधर ही झुकता है, जैसे इधर खींचा तो इधर झुका, इधर खींचा तो इधर झुका। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर नर्व सप्लाई अच्छी होती है और पेन बहुत ज्यादा होता है। पेन के कारण वो अपनी बात मानता है। तो जिधर भी हम घुमाते हैं उधर ही जानवर घूम जाता है, इसका रीजन ये है। तो ट्विच किसके काम में आती है? घोड़े के काम में आती है। नेक्स्ट है कैनाइन पारो वायरस, सीपीवी से संबंधित असत्य कूट का चयन करो। तो जो पारो बीमारी जो इन दिनों में चल रही है डॉग्स में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पारो वायरस जो होता है ये बहुत छोटा वायरस होता है, बहुत ही छोटा वायरस है। और किस प्रकार का वायरस होता है? ये डीएनए वायरस है, ये डीएनए वायरस है। दो बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो पारो वायरस एक
सर्दियों से मतलब दिसंबर से लेकर के और मार्च तक या अप्रैल तक फैलने वाली एक बीमारी है, कुत्तों की बहुत घातक बीमारी है, जिसमें इसकी वैक्सीनेशन नहीं होने पर जो पपीज हैं 2 से 6 माह के उन उनको काफ़ी लॉस होता है। होता क्या है इसमें? इसमें वोमिटिंग होती है, मीन्स गैस्ट्राइटिस होती है और एंट्राइटिस होती है। गैस्ट्राइटिस के कारण वोमिटिंग होती है, एंट्राइटिस के कारण डायरिया होता है और डायरिया ब्लडी भी हो जाता है धीरे-धीरे, क्योंकि इंटेस्टाइन की जो विलाइज है वो नेक्रोज्ड हो जाती है। विलाइज जो टूट-टूट करके मल के साथ आती है। इस प्रकार डॉग का ट्रीटमेंट किया जाता है ओनली फ्लूइड थेरेपी से और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। अब इसमें एंटीबायोटिक्स को उपयोग में इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन अंदर से काफ़ी सारी विलाई जो है वो नष्ट होकर के बाहर आ जाती है और वो अंदर से स्क्रैच हो जाती है, इंटेस्टाइन काफ़ी छिल जाती है अंदर से। इस वजह से इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए अच्छे एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, फ्लूइड थेरेपी भी दी जाती है। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में देखें हम, तो यह कुत्तों में होने वाला एक वायरस जनित रोग है, बिल्कुल सही बात है। और ये पूछ रहा है असत्य, तो ये तो सही बात है। नेक्स्ट है, इस रोग में सेप्टिक शॉक से मृत्यु होती है। हाँ, सेप्टिक शॉक से मृत्यु होती है, ठीक है ये भी। हाँ, जो डेथ है या तो डिहाइड्रेशन से होगी, क्योंकि बार बार उल्टी दस्त होंगे तो डिहाइड्रेशन होएगा, या फिर सेप्टिक शॉक से होगा। यह रोग 2 से 6 महीने के जो पपीज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है भाई, ये बात भी। यह यह डबल एस आर एन ए वायरस है, ये वाली बात गलत है, तो आंसर क्या हो गया? ये डीएनए वायरस है, ना कि आरएनए वायरस है। अपने जो कोरोना वाला वायरस है वो डबल एस आर एन ए वायरस होता है। ये पारो वायरस, अब पारो वायरस अपने आप घर के अंदर बंधा हुआ कुत्ता उसमें अचानक से क्यों आ जाता है? क्योंकि ये एफएमडी की तरह एक छोटा वायरस है जो कि हवा के अंदर एरोसोल के रूप में ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो जाता है एयर के साथ, और कहीं दूसरे कुत्ते के संपर्क में नहीं आने पर भी ये घर के अंदर ये वायरस उड़ता हुआ एयर के साथ आ जाता है और डॉग्स के अंदर ये पार्वो वायरल डिजीज सीपीवी कर देता है। नेक्स्ट है, किस नस्ल के कुत्तों में आनुवांशिक रूप से मस्तिष्क में ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर बनता है? तो देखिए, जो ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर बनता है, ब्रेन ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर की बात चल रही है तो लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बीगल और बॉक्सर। अब इन तीनों में से हमें ये बॉक्सर अलग दिख रहा है, बाकी इनकी जो शेप होती है लगभग सेम होती है। लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बीगल, यहाँ पर आएगा आंसर बॉक्सर। बॉक्सर क्यों क्यों आएगा? क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर जो होता है ब्रैकियोसिफेलिक डॉग्स में होता है। ब्रैकियो ये ब्रैकियोसिफेलिक क्या होते हैं? ब्रैकियोसिफेलिक मतलब जिनका जो मुंह है काफी छोटा होता है और वो दिमाग से सटा हुआ होता है, जिनके यहाँ पर काफी सारी सारी स्किन की क्या होती है, फोल्ड्स पाए जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से डॉग है याद करो जिनके यहाँ मुंह के ऊपर काफी सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं? जैसे बॉक्सर है, पग में भी पाया जाता है, पग में भी पाया जाता है। तो इनमें ब्रेन ट्यूमर ज्यादा होता है जिनमें ब्रैकियोसिफेलिक कंडीशन होती है इनमें, और स्किन डिजीज भी काफी होती है इनमें। ये जो कुत्ते जिनका जो फेस है या मुंह है वो काफी दबा हुआ होता है, छोटा, ब्रैकी मतलब छोटा, छोटा चेहरा होता है। अगला, का फूड वैक्सीन, का फूड स्ट्रेन 19, ये वाली जो वैक्सीन है वो किस रोग से बचाव के लिए लिया जाता है? तो देखिए, एंथ्रेक्स में नहीं लगाते, एंथ्रेक्स में तो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगती है। ब्रुसेलोसिस में काम में ली जाती है, बिल्कुल सही है, ब्रुसेलोसिस में। और ये वाली वैक्सीन है, ये का फूड वैक्सीन कहलाती है। इसको हिंदी में बचपन का टीका कहते हैं, बचपन का टीका। और ये लगाया किस में जाता है? इस ब्रुसेलोसिस में लगाया जाता है, और केवल बछड़ी में लगाया जाता है, बछड़ी में लगभग 4 माह की एज में ये लगा देते हैं, और जीवन में एक ही बार लगता है।
जीवन में एक बार लगाते हैं, क्योंकि बछड़ी में लगाने से उसमें ये ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है वो नहीं होती, इससे एबॉर्शन हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को स्नो कैमल कहते हैं? तो स्नो का मतलब होता है बर्फ। अब यहां से बर्फ में रहने वाला कौन सा है? ऊंट, घोड़ा, याक और कुत्ता। हालांकि कुत्ता भी रहता है लेकिन वो रेंडियर कुत्ता ध्रुवों पर रहता है। यहाँ पर हमें याक दिख रहा है, और आईटीबीपी में याक के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याक को सिप ऑफ हाई हिल्स भी कहते हैं, सिप ऑफ हाई हिल्स, यानी ऊंचे पहाड़ों का जहाज, ऊंचे पहाड़ों का जहाज किसे कहते हैं? याक को। और याक के शरीर पे काफी सारे बाल होते हैं। याक उन पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में सक्षम होता है। याक में भी जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो गाय के इक्वली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉस ग्रुएंसिस में गुणसूत्र कितने होते हैं? ये अगला क्वेश्चन आ ही गया। इसमें 60। बॉस ग्रुएंसिस किसको बोलते हैं हम? याक का जूलॉजिकल नेम है बॉस ग्रुएंसिस। और इसके कुछ क्रॉस भी बनते हैं स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन से। जैसे हम बात करें कैटल और याक के क्रॉस से बनता है पीनू। और याक को अगर मेल के रूप में ले लिया जाता है और कैटल से इसका क्रॉस कराया जाता है तो ये बनता है कैटल। तो इस तरह से दो तीन बातें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः यह रोग, कोई रोग के बारे में बात है। सामान्यतः यह रोग कुत्तों व चूहों के माध्यम से फैलता है। दो बात हो गई यहाँ पर, कुत्तों और चूहों से फैलता है, तथा यह जीवाणु अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात करवाता है। मीन्स लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, अंतिम तिमाही में एबॉर्शन हो जाता है, तथा इस रोग को कैनिकोला फीवर भी कहते हैं। अब ये कौन सा रोग है? तो देखिए यहां से हमने बात ली कि कुत्तों और चूहों से फैलता है, तो कुत्तों और चूहों से ज्यादातर जो बीमारी फैलती है वो है ये लेप्टोस्पाइरोसिस, कैनिकोला फीवर भी कहते हैं इसको। तो इस लेप्टोस्पाइरा की एक प्रजाति होती है लेप्टोस्पाइरा कैनिकोला, तो यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। एबॉर्शन करवाता है, एबॉर्शन तो ब्रुसेलोसिस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात हो गई कैनिकोला वाली। अब लेप्टोस्पाइरोसिस वास्तव में क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। लेप्टोस्पाइरोसिस, इसके कई नाम हैं, को व्हील्स डिजीज भी कहते हैं, व्हील्स डिजीज, और इसको मड फीवर भी बोलते हैं, कीचड़ बुखार या मड फीवर। इसका एक नाम और है स्टटगार्ट डिजीज, स्टटगार्ट डिजीज। इसी को राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज भी कहते हैं, राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज, यानी धान के खेत के श्रमिकों का रोग, या फिर इसे शुगर केन वर्कर्स डिजीज भी कहते हैं, शुगर केन वर्कर्स डिजीज, यानी गन्ने के खेत के श्रमिकों का रोग, गन्ने के खेत में काम करने वाले लोगों का रोग। यानी कहीं न कहीं इस बीमारी का संबंध कीचड़ या मिट्टी से है, कीचड़ से है, पानी के अंदर। देखिए यहाँ राइस फील्ड, चावल भी पानी में होते हैं, धान भी, और शुगर केन वाले खेत में भी पानी होता है, कहीं न कहीं मड में, कीचड़ में भी पानी होता है। इस बीमारी को स्वाइन हैंडलर्स डिजीज भी बोलते हैं, स्वाइन हैंडलर्स डिजीज, यानी सुअर पकड़ने वालों का या सुअरों को का रख रखाव करने वालों का रोग। तो इस प्रकार ये जो है कीचड़ या गंदगी से फैलने वाला रोग है। और कीचड़ या गंदगी में देखिए एक तो मूत्र का योगदान होता है। ये बीमारी कहीं से फैलती है? यूरिन से ज्यादातर। तो इसे कहते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस। और ये बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा कोमोना या लेप्टोस्पाइरा इक्टेरो हेमोरेजी से फैलती है। इसको एक नाम और दिया जाता है इन्फेक्शियस जॉन्डिस, यानी संक्रामक पीलिया,
संक्रामक पीलिया। और इसके लिए डॉग्स में तो वैक्सीनेशन भी करवाया जाता है, ये लेप्टोस्पायरोसिस के लिए। इसमें लीवर प्रभावित होता है, यकृत, और चूहों से और कुत्तों से ये बीमारी फैलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े से संबंधित गलत कूट का, यानी घोड़े में क्या नहीं होता। स्टर्नम में खंड 7 सही है, क्योंकि स्तनधारी है, मैमल है, तो मैमल में जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो 7 होती है, कार्पल बोन्स 7, पसलियों की संख्या, ये गलत है भाई। जो रिब्स होती हैं घोड़े में वो 18 जोड़ी होती हैं, यानी अगर हम डायरेक्ट संख्या की बात करें तो 36 पसलियां होती हैं, तो ये वाला गलत है, गलत कूट है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों व टेंडन्स को काटने के लिए कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। तो इनमें से देखिए, टावल क्लैंप का उपयोग किया जाता है, जो ड्रेप क्लॉथ होता है, ड्रेप क्लॉथ। ड्रेप क्लॉथ क्या होता है, सर्जरी करते समय जानवर को जिस हरे हरे कपड़े से ढका जाता है उसे ड्रेप क्लॉथ कहते हैं। लगभग देखिए उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ये वाला कलर होता है ड्रेप क्लॉथ का। तो ये ड्रेप क्लॉथ को जगह जगह से पकड़ने के लिए इस तरह की पिंच होती हैं, इस तरह की, तो उन पिंस को क्या बोलते हैं हम, टावल क्लैंप बोलते हैं। को खिसकने से रोकने के लिए टावल क्लैंप लगा देते हैं। स्केल्पल क्या होता है, हाँ स्केल्पल को काम में लेते हैं भाई, इसका आंसर क्या हो गया, स्केल्पल। ट्रोकार को आप जानती हो, ट्रोकार और कैनुला जो इस प्रकार का एक उपकरण होता है, ये तो होता है ट्रोकार, और ये कैनुला यहां तक, ये यहाँ पेना सिरा होता है इसका, इसको आफरे में काम में लिया जाता है, आफरे में रूमन पंचर करने में, रूमन पंचर करने में। और टिश्यू फोर्सेप आप जानते हो इस तरह से होता है टिश्यू फोर्सेप, और इसका काम होता है टिश्यू को पकड़ने में। तो यहां पर आंसर हो गया स्केल्पल। स्केल्पल कैसा होता है, इस तरह से उस्तरे जैसी संरचना का होता है, ये समझ लीजिए, और इसे काटा जाता है, ये वाला इसमें फिक्स वाली ब्लेड होती है स्केल्पल में, जबकि एक बीपी हैंडल विथ बीपी ब्लेड होता है, उसमें ये जैसे हैंडल है, ये हैंडल है, इस हैंडल में ब्लेड फिक्स की जाती है, अलग अलग प्रकार की ब्लेड्स आती है, उन्हें इसमें लगाया जाता है। इस प्रकार का जो होता है ये बीपी बार्ड पार्कर हैंडल विथ बीपी ब्लेड, बार्ड पार्कर फुल फॉर्म होती है इसकी। यहां पर आंसर हो जाएगा स्केल्पल, ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर का मूत्र अम्लीय होता है। तो देखिए, अम्लीय और क्षारीय हम कैसे याद रखेंगे, जो जानवर प्रोटीन डाइट ज्यादा ले उसका यूरिन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ज्यादातर मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनका मूत्र कैसा होता है, अम्लीय। और शाकाहारी जंतुओं का मूत्र कैसा होता है, क्षारीय, क्षारीय। यहाँ पर ऑप्शन में वैसे तो डॉग आएगा, लेकिन कभी कभी घोड़े को यदि हम दालें ज्यादा खिला दे तो उस कंडीशन में भी इसका एसिडिक हो सकता है यूरिन। तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चंस फॉर आईटीबीपी। धन्यवाद आपको, नेक्स्ट वीडियो जल्दी जारी करेंगे।